नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम अपने इस खास बुलेटिन में लाए हैं आपके लिए अब तक की सभी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए क्या है दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान, कहा पंजाब और किसानों के साथ खड़ा हूं। किसान नेता का 26 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान, लाल किले पर नहीं सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर करेंगे ट्रैक्टर रैली। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच केंद्र सरकार की राज्यों से अपील, कहा अपने यहां पोल्ट्री उत्पादों की सप्लाई ना करें बंद। दिल्ली सरकार ने भी दिए ऐसे ही आदेश। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, कोहरे और 3 डिग्री तापमान में दिल्ली वाले बेहाल, अगले कुछ और दिन सताएगी सर्दी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि कैसे पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। दिल्ली में कोरोना की दवाई कितने दिन लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, कैसे ये टीके दिए जाएंगे, पूरी योजना आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है आप भी पहले फेज में यानी पहले चरण में टीका लगवाने के लिए वो एक उम्मीदवार हों। ध्यान से देखिए। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशेंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। जैसा मैंने बताया 81 सेंटर्स में शुरू किया जाएगा, 100 प्रतिदिन किए जाएंगे। तो 8100 लोगों को, 8000 के करीब लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन, हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरुआत में प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, तकलीफ़ में हैं। और इन वैक्सीन के आ जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब लोगों को अंत में इससे, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी, देश को भी मुक्ति मिलेगी, दुनिया को भी मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को उस कमेटी से अलग कर लिया और उन्होंने बोला कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। बता दें कि 4 सदस्यीय कमेटी में अधिकतर सदस्यों के बारे में ये किसान कह रहे थे कि ये सभी तो तीनों कृषि कानूनों के समर्थक हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह मान ने चौंका दिया है। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से बीकेयू नेता भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। जी हां, कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तकरार में सुलह कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की एक कमेटी गठित की थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान का नाम भी शामिल है। लेकिन भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल मचा हुआ है। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं कौन है भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। उनके संगठन के तहत कई किसान संगठन आते हैं। ऐसे में किसानों पर उनका प्रभाव भी अच्छा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई है उनमें भूपेंद्र मान के अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके और कृषि मामलों के जानकार प्रमोद जोशी, वहीं महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल धनवंत और कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी का नाम शामिल है। अब इस समिति से मान के नाम वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। छब्बीस जनवरी को किसानों ने ऐलान किया था कि वो अपनी परेड निकालेंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे और ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा था कि सभी बैरिकेड्स तोड़ दिए जाएंगे। बैरिकेड्स तोड़ने की तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन आज किसानों ने साफ कर दिया है कि वे ना तो बैरिकेड्स तोड़ेंगे और ना दिल्ली में प्रवेश करेंगे। वो ट्रैक्टर परेड तो निकालेंगे और सरकारी परेड यानी जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है उसके बाद ही निकालेंगे, लेकिन बॉर्डर पर। आइए ध्यान से देखते हैं इस खबर को। नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच अब खबर आ रही है कि किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजेवाल समूह के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा नई दिल्ली सीमा पर होगा। लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने का किसानों का कोई इरादा नहीं है। राजेवाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने को कहा है जो लाल किले में बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई और आंदोलन को और तेज करने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को स्टे और कमेटी बनाने वाले फैसले के बीच अब आगामी शुक्रवार यानी कि 15 जनवरी को किसान और सरकारों के बीच 9वीं बार बातचीत होगी। हालांकि सरकार को इस बार होने वाली बातचीत से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई थी कि कोई विकल्प मिलेगा और वो मामले के निपटारे की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार भी अपना मत साफ कर चुकी है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो वहीं किसान संगठनों ने भी साफ किया है कि कानून वापसी के अलावा आंदोलन खत्म करने का कोई समाधान नहीं है और कानून वापसी तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रही किसानों और सरकार के बीच बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
बर्ड फ्लू देश भर के 10 राज्यों में फैल चुका है। इस पर केंद्र सरकार ने चेताया कि ध्यान रखें, लेकिन पोल्ट्री मार्केट ना बंद करें, कोई घबराए नहीं। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने भी कल आदेश दे दिए थे। उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मार्केट बंद ना करें, बाजार बंद ना करें और ना ही पोल्ट्री का जो सामान है यानी अंडे, चिकन आदि, इसको प्रतिबंधित करें, बस ध्यान रखें। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से। कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी में बर्ड फ्लू का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और रेस्तराओं के चिकन बेचने और रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम ने सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश दिया कि पोल्ट्री उत्पाद या अंडे न परोसे, वरना उचित कार्रवाई होगी। एडवाइजरी के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली सभी मीट की दुकानों, मीट की प्रोसेसिंग इकाइयों, किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां इत्यादि रखने और उनकी खरीद बिक्री करने पर बैन लगाया गया है। जारी किए गए एडवाइजरी में साफ लिखा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले सभी मीट की दुकानों और मीट की प्रोसेसिंग इकाइयों या किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां इत्यादि रखने, उनका क्रय विक्रय करने तथा उनके मांस की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन कर दिया है। बता दें कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि वे पोल्ट्री और उससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई बंद न करें। दरअसल मंत्रालय का कहना है कि अगर सप्लाई बंद कर दी जाएगी तो पोल्ट्री उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी तक 10 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसी के साथ मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को पोल्ट्री और अंडे की खपत के बारे में डू और डोंट्स पर सलाह जारी करनी चाहिए ताकि अफवाहों को फैलने से बचाया जा सके। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। हाय ये दिल्ली की सर्दी, ये गाने तो खूब सुने होंगे आपने, लेकिन आजकल ये महसूस हो रहा है। आज भी सर्दी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और उस पर कोहरे की चादर, जिसमें सब कुछ धुंध ही धुंध के तौर पर दिख रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें गायब हो गई, इंडिया गेट, कुतुब मीनार नजर ही नहीं आ रहे थे, रेलगाड़ियां धीमी हो गई, हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहा था और दिल्ली की सर्दी अभी और सताएगी, इसलिए अपना ख्याल रखें। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया, तो वहीं पंजाब एवं हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में शीतलहर चल रही है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान बुधवार को लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 14 जनवरी से 19 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा में पिछले एक सप्ताह से शीतलहर जारी है। हरियाणा के नारनौल में बुधवार को सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया। नारनौल में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। हिसार में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। बिहार में भी शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार में पछुआ सर्द हवाओं की वजह से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। पटना, गया समेत कई जिलों में 20 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। तो
इस नोट के साथ, यानी सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखना है, बर्ड फ्लू भी है और कोरोना भी है, अपना ध्यान रखते हुए खबरों को जरूर देखते रहिए, और वो भी हमारे साथ, यानी नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी के साथ। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।